यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? चालू है पढ़ाई? चालू है कि नहीं? क्या बस आज से शुरू कर रहे हो? कल से करो ना, आज से क्यों करते हो? अच्छा, आज से शुरू कर लिया है। वेरी गुड, कल कंटिन्यू करना। ठीक है, नहीं तो फिर 1 जनवरी तो आ ही रहा है ना? नए साल से शुरू करो, बढ़िया है। जनवरी का पहला मंडे कब आ रहा है वो देख लो। चलो कोई नहीं। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो कंप्लीट करते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 का ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देखा था। फिर बाद में हम लोग ने आंसर कंपेयर किया था, तो इसका आंसर सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो सजेस्टेड आंसर है उसमें अलग था। मैंने क्या माना था कि डिबेंचर्स आर नॉन करंट लाइबिलिटी एंड वेंडर्स आर करंट लाइबिलिटी, क्योंकि उनको हम लोग जल्दी पे कर रहे हैं, तो वेंडर्स का वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए ये हमारा डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो बढ़ेगा। बट उन लोगों की सजेस्टेड आंसर में इसका, उस दिन हम लोग ने आंसर देखा था तो लिखा था कि रेशियो विल नॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन करंट लाइबिलिटीज। सो नाउ आई डोंट थिंक कि दैट इज करेक्ट, बिकॉज वेंडर को पेमेंट 12 महीने के बाद करना था, ऐसा नहीं है। वेंडर्स वर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो वी विल कंसिडर दिस एज, हाँ अगर ऐसा है कि डिबेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम टू वेंडर्स ऑफ से बिल्डिंग और मशीनरी अगेंस्ट द परचेस ऑफ मशीनरी एट द सेम टाइम, तो वेंडर अकाउंट बन ही नहीं रहा है एक तरीके से, या वो मतलब सीधा आपका एक तरफ आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है और एक तरफ आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि नॉन डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो। बट अगर वेंडर अकाउंट बन चुका है और उनको आप लोग पेमेंट कर रहे हो, तो in that case I have assumed that vendor account represents current liability because it is to be discharged within 12 months or the operating cycle period. Is that okay? Next, from the following calculate the trade receivables turnover ratio. Trade receivables turnover ratio, तो it is based on what? हम लोग जो सेल्स करते हैं उस पर बेस्ड रहेगा ये, तो इट विल बी द रेवेन्यू ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका? रेवेन्यू अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में लेते हैं और रेवेन्यू लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में। सो नाउ अब ये क्वेश्चन में हमको वही कैलकुलेट करते बैठना है। सो देखें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, वेरी इजी। कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स। अब क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स आर ओनली रिलेटेड टू द क्रेडिट रेवेन्यू, सो वी शुड कंसीडर ओनली द क्रेडिट रेवेन्यू। तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 लाख प्लस 25%, इसे टोटल सेल्स मिल गया, टोटल रेवेन्यू मिल गया, माइनस 20%, क्योंकि 20% क्या है? कैश सेल्स। 8 लाख में से 20% कम कर दो तो क्रेडिट सेल्स मिल गया, कितना आ गया? 6,40,000। समझ आया कि क्या कैलकुलेशन किया बेटा? 6 लाख का 25% ऐड किया तो टोटल सेल्स मिल गया 8 लाख। 6 लाख का 25% 2 लाख नहीं होता है ना, सॉरी 1.5 लाख होता है, रॉन्ग हो गया। सो कैलकुलेशन देखो, 6 लाख प्लस 1,50,000, सो टोटल सेल्स हो गया 7,50,000। उसका आप कर लो 80%, ये टोटल रेवेन्यू हो गया 7,50,000, उसका 80% ये होता है 6 लाख। 6 लाख शुड बी आर न्यूमरेटर, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना रहेगा देख लीजिए। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो हम लोग बना के रखते हैं, तो अगर हम लोग को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो तो कोई एक्चुअल डेटर्स में से कम नहीं होना चाहिए, तो हमने बनाया 1 लाख 2 लाख का एवरेज कितना हो गया? 1,50,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000। So therefore trade receivable turnover ratio will be 6 lakh upon 1,50,000, मतलब 4 times. तो yes 4 times. So even they have ignored the provision for doubtful debts. तो सही है कैलकुलेशन, हमारा आंसर मैच हो रहा है 4 times. Is that okay everybody? तो आपको रेशियोज के फॉर्मूले याद रखना है। And then this question number 34 which is going to be there related to cash flow statement in the main exam as well. बोलिए। एड बैक नहीं करेंगे क्योंकि प्रोविजन तो एक अलग अकाउंट में है ना, डेटर्स का डेबिट बैलेंस एक अलग अकाउंट में पड़ा है,
ये कोई आपको नेट ऑफ प्रोविजन तो नहीं बताया गया है, डेटर्स में कोई प्रोविजन का अमाउंट क्रेडिट होके थोड़ी ना बैठा है, वो तो बैलेंस शीट में शो करते वक्त हम माइनस करके शो करते हैं, बट प्रोविजन तो अलग अकाउंट में क्रेडिट पड़ा है, तो उसको एड बैक करने का कोई रीजन नहीं है, डेटर्स में से माइनस ही नहीं हुआ है। आप वो जो एड बैक सोच रहे हो वो कैश फ्लो के एंगल से तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, तो बस यहाँ पर माइनस नहीं करना है, ये उसका ट्रीटमेंट है, एड बैक नहीं करना है, बस माइनस नहीं करना है, क्योंकि जो डेटर्स का फिगर दिख रहा है ये नेट नहीं है, ये बेसिक डेटर्स है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन। अब आपको लास्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको देखो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को नहीं दिया है, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ी सी दिक्कत जाती है, क्योंकि चीजें टैली नहीं हुई तो पता भी नहीं चलता है, तो इसमें वी हैव टू बी इवन मोर केयरफुल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पूछा है एक चीज, और उसके बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो पूछा है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन 25 एंड 24। तो देखिए ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख से 12 लाख हो गया है, मुझे नीचे इंफॉर्मेशन दिख रही है, न्यू इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ होना चाहिए ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च। डिबेंचर्स भी बड़े हैं, यस, ये दोनों में इंक्रीज हुआ है, एज यू कैन सी। वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख के मतलब की इश्यू हुए हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि प्रीमियम पे इश्यू नहीं हुए, सो डेफिनेटली दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लो, उतना पैसा रेज हुआ है। डिबेंचर में जो चेंज है, इशू हुआ है, दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग कैश फ्लो, बट डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 1 लाख माइनस 5,000 कैश में आया, वो जो 5,000 का डेबिट है वो किधर एडजस्ट हुआ लिखा है, विच वॉज रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो कहाँ राइट ऑफ हुआ होगा, पीएनएल में। क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम या दूसरा रिजर्व में राइट ऑफ हो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बराबर है, कैन वी से दैट इट वॉज रिटर्न ऑफ थ्रू पीएनएल, सही है, यस। सो इसका डबल इफेक्ट आएगा, एक तो डिबेंचर का जो आपका कैश फ्लो आएगा इशू के, दैट विल बी 1 लाख माइनस 5,000, बैंक में तो 95,000 आएगा पैसा, और जो 5,000 रुपीज जो कम आया वो आपके पीएनएल में डेबिट हो चुका है, तो उसको हमारे प्रॉफिट उसके कारण कम हो चुका है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले के प्रॉफिट तक जाने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाने के लिए उसको हम लोग करेंगे एड बैक, इट हैज बीन डेबिटेड टू पीएनएल, ये एक चीज हो जाएगी। यहां पर फाइनेंसिंग कैश फ्लो में ध्यान रखना 1 लाख माइनस 5,000 लेना है डिबेंचर इशू का वैल्यू। फिर और एक ये चीज 12% डिबेंचर्स का रेट दिया है, ये इंटरेस्ट का रेट होता है, कूपन रेट, तो दिस विल बी पेड ओनली ऑन द ओपनिंग वैल्यू बिकॉज डिबेंचर्स वर इशूड एट द लास्ट डेट, क्वेश्चन साइलेंट रहता तो भी लास्ट डेट ही मानते थे, सो ये ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। अभी मैंने बीच की कुछ चीजें स्किप किया, अब वो देख लो। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस इज द डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, ये 5 लाख से 4 लाख हुआ, मतलब ये तो रिडीम हुआ है। इसके बारे में दो चीजें लिखिए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड एट 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31st March, ऑल राइट, एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 1st April 2025। ये यहां पर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में ईयर का कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 1st April 25 तो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डेट हो गया, तो वी विल कंसिडर इट एज ए मिस्टेक ऑफ द क्वेश्चन, 1st April 24 मान के काम करेंगे, अदरवाइज ये वैल्यू कम कैसे हुई ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज बीन रिडीम्ड डेफिनेटली बिकॉज 5 लाख से 4 लाख हो गया, तो वो शायद 1st April वाला पार्ट सही मानते हैं अपन लोग, और 25 गलती से प्रिंट हुआ, 24 होना चाहिए, इज दैट ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड द प्रीमियम वॉज प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 5% प्रेफरेंस कैपिटल को प्रीमियम दिया दैट इज ऑल्सो डेबिटेड टू पीएनएल, सो इसमें एक तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो हो जाएगा, फाइनेंसिंग कैश फ्लो इसका मतलब क्या कि इतना हम लोग ने पैसा दिया है, बट 1 लाख प्लस 5,000, और दूसरा जैसे डिस्काउंट का भी फाइनेंसिंग में नेगेटिव इफेक्ट आएगा, यहां पर प्रीमियम का भी एक तरफ ऑपरेटिंग में इफेक्ट आएगा और दूसरी तरफ फाइनेंसिंग में इफेक्ट आएगा,
टोटल कैश पेड फॉर प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन इज नॉट 1 लाख बट 1,05,000। अब दूसरी बात कि इस पे जो डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे 31 मार्च को डिविडेंड दे रहे हैं, तो पूरे 5 लाख पे देंगे किसी 4 लाख पे देंगे? आप बताइए, साल भर का डिविडेंड दे रहे हैं 4 लाख पे देंगे, क्योंकि जो 1 लाख के रिडीम्शन हुआ है वो तो फर्स्ट डेट को हो गया है, तो प्रेफरेंस शेयर्स फॉर आउटस्टैंडिंग ओनली 4 लाख फॉर द होल ऑफ द ईयर, तो 4 लाख पे डिविडेंड देंगे, बराबर है। सो एक तो ये चीज, और वो डिविडेंड फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो में एड बैक हो जाएगा, पीएनएल में डेबिट हुआ होगा और फिर वो एड बैक हो जाएगा, पीएनएल के बाद डेबिट हुआ होगा बट डेफिनेटली इट इज एन आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन, उसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कम हुआ होगा, और ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो है। वैसे इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% पर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो अब ये भी आपने इस पे दिया होगा 15% का डिविडेंड, जो अभी ताजे ताजे आपने इक्विटी शेयर्स इशू किया 31 मार्च को, उस पर आप पहले ही दिन डिविडेंड दोगे क्या 15% का सीधा? नहीं, तो दिस डिविडेंड वाज आल्सो पेड ओनली ऑन दिस 9 लाख रुपीज, तो ये भी, इसका भी डबल इफेक्ट आएगा इंटरिम डिविडेंड का, ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में होगा एड बैक, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है तो ये आपके पीएनएल में अगेन डेबिट हुआ होगा, अप्रोप्रिएशन का आइटम, और दूसरी तरफ फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो है, तो जहां जहां पर मैंने ओ एफ लिखा है नीचे 4 जगह और ऊपर 1 जगह, इसका डबल इफेक्ट आएगा। कैश क्रेडिट 1 लाख से 2.5 लाख हो गया, कैश क्रेडिट इज लाइक अ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह हो जाएगा, तो दिस इज आर फाइनेंसिंग कैश फ्लो। कैश क्रेडिट इज नॉट एन आइटम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये ये करंट लाइबिलिटीज का पार्ट रहता है, नेवरदलेस इट इज स्टिल एन आइटम ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस का तो जो डिफरेंस है, इंक्रीज इन पीएनएल बैलेंस, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी, उसमें भी जो इंक्रीज है वो भी फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ओके, 75,000 से 1 लाख हो गया, तो और 25,000 का हमने लोन लिया है, सेम ट्रीटमेंट फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहाँ लिखा था ये, तो इसमें हमको इस फिगर को ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो 12% पे आ रहा है 3 लाख का 12%, वो पूरा हमने पे नहीं किया, ठीक है, उसमें से 3,000 रुपए कम पे हुआ है, ईयर एंड पे उतना आउटस्टैंडिंग है, तो एक्चुअल कैश आउटफ्लो में उतना कम हो जाएगा। इज दैट ओके? इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पीएनएल में तो पूरा इंटरेस्ट डेबिट हो चुका है, तो वी विल कंसिडर दैट। तो आपको 2 अलग अलग चीजें करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो चलिए, कहां पर है ये सोल्यूशन का फाइल है, इसमें मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। अब कोई टैक्स का आइटम नहीं है, डेप्रिसिएशन का आइटम नहीं है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वी विल स्टार्ट विद द इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस 6 लाख से 8 लाख हो गया, सो दिस इज इंक्रीज्ड बाय ₹2 लाख, बट ये तो फाइनल इंक्रीज बचा आफ्टर डेबिट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस विच आर नॉन ऑपरेटिंग नेचर एंड ऑल्सो डेबिट्स रिलेटेड टू डिविडेंड्स विच आर अप्रोप्रिएशंस। तो पहले हम लोग डिविडेंड्स के डेबिट को रिवर्स करके प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ द पीएनएल इज नॉट द प्रॉफिट, बिकॉज डिविडेंड डेबिट्स के बाद का है, तो एड बैक कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, एड बैक प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख था, लेकिन अज्यूमिंग कि 1 अप्रैल को ही रिडीम हो गया है उसमें से 1 लाख, तो बचा कितना 4 लाख। 4 लाख का 10%, प्रेफरेंस पे 15% का रेट नहीं है, प्रेफरेंस कैपिटल पे जो रेट लिखा है यहां पर इसके हिसाब से दिया जाता है, तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा 40,000, इतने से प्रॉफिट कम हो चुका है। ऑल्सो एड बैक इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, interim dividend on equity shares,
ये 15% का डिटरमाइन हुआ है, बट ये ईयर एंड पे दे रहे हैं, और कुछ शेयर्स ईयर एंड पे इशू हुए उसको नहीं देंगे, जो साल भर आउटस्टैंडिंग थे शेयर्स उनको मिलेगा. सो दिस, ये वाला, ये 15% ऑफ 9 लाख रुपीज. यस, 1,35,000, 9 लाख इंटू 15%, ये भी एड बैक हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? इससे हमको मिलेगा, ये दो ही अप्रोप्रिएशंस के आइटम थे, ठीक है. इसके अलावा बाकी सब एक्सपेंसेस है या तो लॉसेस हैं नॉन ऑपरेटिंग नेचर के, सच एज डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, या लॉस ड्यू टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, या लॉस ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो वो एक्सपेंसेस, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फर्क समझता है ना. ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. तो इसलिए अभी हम लोग रिवर्स करते करते पहुंच गए एट समथिंग कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. बोलो कितना आ गया? 3,75,000. अब इस नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड थे, जिसको रिवर्स करके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचेंगे. सो आई विल एड बैक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डेबिटेड टू P&L. इसमें हमको सारे मिल जाएंगे. सो सबसे पहला है ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इसको आप कोई भी सीक्वेंस में अब ले सकते हो यहां से. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अब P&L में डेबिट तो पूरा हुआ होगा, जो आउटस्टैंडिंग है वो बस पे नहीं हुआ. डेबिट तो P&L में पूरा हुआ. इट विल बी 6 लाख इंटू 12%. सही है क्या? क्योंकि जो आपने न्यू डिबेंचर इश्यू किया है 2 लाख के, वो ईयर एंड पे किया है, उस पर तो इंटरेस्ट नहीं दोगे आप साल भर. अच्छा सॉरी, मैंने ये 6 लाख पकड़ लिया. 3 लाख इंटू 12%. सो ये कितना हो जाएगा? 36,000. ये एड बैक हो जाएगा. ऑल्सो एड बैक, अब जहां जहां पर ओ लिखा है, ये है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर. नहीं भी लिखा रहता है रिटर्न ऑफ, तो वो अजम्पशन नॉर्मल है. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. 1 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं, 3 लाख से 4 लाख गए हैं, उस पर 5% का डिस्काउंट दिया था, तो वो डिस्काउंट 5,000 रुपीज का P&L में डेबिट हो गया है. अंडरस्टैंडिंग? फिर ये है लॉस ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स भी 1 लाख के रिडीम हुए हैं. 1 लाख पे 5% एक्स्ट्रा दिया है. देखो डिबेंचर्स इशू में 5,000 कम मिला है, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में 5,000 ज्यादा दिया है. दोनों ही हमारे लिए लॉस है. आउटफ्लो ज्यादा हुआ, इनफ्लो कम हुआ. सो दैट्स इट. ये 3 आइटम हम लोग एड बैक कर देंगे एज नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेबिटेड टू P&L. और कोई चीज दिख रही है क्या तो बताइए. बाकी कहीं मैंने ओ लिखा भी नहीं है. इसके अलावा यदि डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्स प्रोविजन ऐसी चीजें रहती थी तो हम लोग जरूर उसको एडजस्ट करते थे. बैड डेट्स प्रोविजन भी इनफैक्ट इसको हम लोग यहीं पर ट्रीट करते थे. इज दैट ओके? सो बोलो कितना हो जाएगा? 46,000 ऐड कर दो. 4,21,000. व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्स्ट आंसर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. आपको मैंने समझाया था इस चैप्टर के दौरान कि आप इमेजिन करो पहले कि P&L में क्या क्या हुआ, फिर उसमें से कौन सी चीज का इफेक्ट हटाना है. तो उसका डेबिट को हटाना है, तो उसके लिए आप उसको एड बैक कर रहे हो, क्योंकि माइनस हो गया था उसका एड बैक कर रहे हो. तो ये आपका आंसर का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से. सेकेंड पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो जो हम लोग ने फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस किया वो कोई वेस्ट नहीं जा रहा है. भले ही एग्जाम में शायद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ना आए, या आए तो बहुत इजी आए, उसमें से कोई भी पार्ट पे भी डिटेल में पूछ सकते हैं. तो आपको फुल फ्लेजेड में वो प्रैक्टिस हो चुकी है. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो में स्टार्टिंग से जहां जहां पर एफ लिखा है लेते चलो. इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल के इशू में कुछ प्रीमियम था, ऐसा कहीं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो इश्यू ऑफ इक्विटी
शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 3 लाख, 3 लाख की कैश जनरेट हुई, ठीक है। फिर दूसरा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट अ प्रीमियम, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट अ प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का रिडीम किया, बट प्लस 5% प्रीमियम, 1 लाख का 5% ऐड कर दोगे तो आपका इतना कैश यूज हुआ, इसलिए नेगेटिव कैश फ्लो माइनस हो जाएगा। ये मैं सीक्वेंस में चलते जा रहा हूं। फिर तीसरा, कैश क्रेडिट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट 1,50,000, मतलब इतना आपने और बैंक से लोन लिया है, पैसा बढ़ गया 1,50,000। फिर सीक्वेंस में ये दो दिख रहे डिबेंचर्स के, एक एफ है रिलेटेड टू डिबेंचर इशू, 3 लाख से 4 लाख हो गया, तो क्या मैं लिख सकता हूं इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। तो डिबेंचर इशू है 1 लाख के माइनस 5% डिस्काउंट, तो पैसा जो मिला आपको वो है 95,000 कैश फ्लो। समझ आ रहा है क्या? फिर एक भी चीज मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग मार्किंग करते हुए चल रहे हैं। अब इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड ऑन डिबेंचर्स हमने ऊपर कैलकुलेट किया, जो डेबिट हुआ है इंटरेस्ट वो है 3 लाख का 12%। जो न्यू इशूड है उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि वो लास्ट डेट को है, बट इसमें से कुछ अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उतना पे नहीं हुआ एक्चुअली। सो 36,000 में से 3,000 पे नहीं किया, एक्चुअल कैश आउटफ्लो ओनली अमाउंट्स टू 33,000। दिस इज अ लाइबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ रहे? देन बैंक ओवरड्राफ्ट का इंक्रीज 25,000, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब उतना पैसा हमने और अरेंज किया, 25 ना, 75 से 1 लाख हो गया, तो 25,000 रुपए हमने और लोन लिया, एक तरीके से बोल सकते हैं। देन नीचे भी 4 जगह एफ लिखा हुआ बचा है। एक है डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, ये कंसिडर हो गया है, ये डिस्काउंट वाला आइटम इसमें कंसिडर हो गया है। फिर ये जो सी वाले पॉइंट में एफ है वो भी कंसिडर हो गया है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, तो 5% ऐड कर दिया है मैंने उसमें 1 लाख में। अब सिर्फ ही 2 बचे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड एंड इंटरिम डिविडेंड पेड। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो ये आपने कैलकुलेट किया था 40,000, इतना नेगेटिव कैश फ्लो, एंड इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ये हम लोग ने अगेन ऊपर लिखे रखा है 1,35,000। सो इसका आप टोटल लगाएंगे, देखो जो पेड है वो नेगेटिव फिगर है इसलिए ब्रैकेट में लिखा, तो आई थिंक वी हैव कंसीडर्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बताइए, दिस इज द कैश जनरेटेड और जनरेटेड होगा शायद फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,57,000। बोलिए समझ में आया क्या? कैश जनरेटेड फ्रॉम, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कोई चीज छूट गई या किसी का ट्रीटमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, टेल मी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके आंसर्स के साथ में भी एक बार देख लेता हूं कि कुछ हमारा अजम्पशन या कुछ गलत तो नहीं हुआ है। सो 4,21,000 अपना कितना है 421 मैच हो गया। इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट में निकाला अलग से, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको आप यहां पे शो करने के बजाय इतने पार्ट का वर्किंग नोट बना सकते हो और फिर यहां से आप शुरू कर सकते हो आपके आगे के कैलकुलेशन। अल्टीमेटली इट इज द सेम,
दूसरा 2,57,000, ये भी मैच हो गया। सो ये हमारे आंसर्स थे। आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। दिस इज द सोल्यूशन टू द सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सबको समझा? हाँ, वो अजम्पशन भी सही निकला, क्योंकि वही लॉजिकल था। ऐसा क्लियरली दिख रहा था कि 1 लाख से कम तो हो गया है, मतलब रिडीम तो हुआ है, रिडीम तो हुआ है, तो वो इसी साल होना चाहिए था। उन लोगों ने आंसर्स में कहीं बोला है क्या कुछ उसके बारे में? कुछ बोला ही नहीं डेट्स के बारे में। ठीक है, इज दैट ओके? चलिए, अभी मेरी तरफ से सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस हो गए।